हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 2024 में फिजिक्स का पेपर देना है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 4 जिसका नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, इस पूरे चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को या आप कह लीजिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर हमारा जो गतिमान आवेश और चुंबकत्व चैप्टर है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आते हैं और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में, उन सभी को मैं एक ही वीडियो में बताऊंगा। आप इसको एक रिवीजन क्लास भी बोल सकते हैं। अब आप कहेंगे सर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड चैप्टर कौन बताएगा? तो भैया उसका क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। आप लोग सर्च करोगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, या चैप्टर का नाम लेकर सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व के जो भी टॉपिक मैं इस वीडियो में बताऊंगा ये हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इससे बाहर भैया कुछ नहीं आने वाला। तो 12th वालों सुधर जाओ, जो कहते हैं फिजिक्स टफ है, फिजिक्स हमें समझ में नहीं आती है, उनको मैं समझा के रहूंगा और ये सभी टॉपिक आपके दिमाग में बैठा के रहूंगा। तो ये एक मैराथन क्लास होगा हमारे फिजिक्स का। बस इतना पढ़ लो आप गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व से, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो टाइम वेस्ट आपका नहीं करेंगे, बस इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा वीडियो पर उतनी जल्दी मैं आपको और भी मैराथन क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा, बाकी जो चैप्टर हैं उनके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम पहले पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट टॉपिक है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में भी पूछा जाता है। देखो, बायो-सेवर्ट का नियम, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा। देखो, बायो-सेवर्ट नियम का उल्लेख कीजिए। भैया ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में पूछा जाता है 5 नंबर वाले में। तो हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, पूरे चैप्टर को जब तक घोल कर नहीं पी लेंगे हम आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। तो अब पहले हम पढ़ेंगे बायो-सेवर्ट का नियम है क्या, बायो-सेवर्ट लॉ। देखो ध्यान से समझना, कुछ इसमें नहीं है। देखो अभी मैं चित्र के साथ पूरा डेरिवेशन भी बताऊंगा। देखिए, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मतलब जब आप किसी चालक में धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ओस्टर्ड के प्रयोग में ये मैंने आपको बताया था। देखिए, फुल चैप्टर गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व तो अगर आप पढ़ लेते हैं हमारा, तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब उसी में है। ठीक है, लेकिन ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता रहा हूं। मतलब जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेबर्ट, देखिए दो अलग अलग वैज्ञानिक हैं, ऐसा मत समझिएगा बायो सेबर्ट एक ही हैं। ठीक है, ने सन 1820 ईस्वी में धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों का अध्ययन किया। देखिए, बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक का लघु अवयव जो डेल्टा एल है, इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में बिंदु पी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न कारकों पर निर्भर करता है। मतलब ये लाइन पहले समझो कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करेंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारा चालक तार है, इसमें धारा हमने प्रवाहित की, तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा भैया? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो वही फिगर में पहले समझिए। देखिए, हमने लिया है एक चालक तार, ये रेड कलर वाला एक तार है भैया। अब तार है, इसमें हमें धारा प्रवाहित करना है, तो मान लीजिए इसमें जो धारा बह रही है वो कितनी है? वो आई है, धारा बह रही है जो आई है। ठीक है, तो ये आपका पूरा तार है, एल लंबाई का एक तार है, तो इस तार में धारा बह रही है। अब कहा गया कि जब इस तार में धारा बहेगी तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होंगे। तो देखिए, मान लीजिए इस तार से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। देखिए, ये r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। कौन सा बिंदु है? ये बिंदु P है। ठीक है, यहां पे ये बिंदु P है। ठीक है, बिंदु P है और इस बिंदु P पर
डेल्टा बी हमें निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। मतलब क्या है, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र, डेल्टा बी। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका चालक तार है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इससे आर मीटर की दूरी पर, देखिए यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, वो आर मीटर है। कितना, आर है। ठीक है, तो आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्योंकि सीधा सीधा कहा गया कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होगी तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। चारों ओर का मतलब आसपास। तो देखिए मान लीजिए इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, ये हमें निकालना है। और भैया चारों ओर उत्पन्न हो रही है तो हो सकता है इस ओर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो। ठीक है, इस ओर भी उत्पन्न होगी डेल्टा वी। ठीक है, तो ये हमें निकालना है, आखिर ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो देखिए हम क्या करते हैं, ये हमारा पूरा एक चालक है। ठीक है, पूरा चालक है तो इसका एक छोटा सा अवयव ले लेते हैं, एक छोटा सा अवयव ले लेंगे जिसको हम लोग मान लेंगे स्मॉल एल। ठीक है, या डेल्टा एल मान लेंगे, डेल्टा एल। एक छोटा सा मैंने अवयव ले लिया है, मतलब इस पूरे चालक तार का एक छोटा सा अवयव ले लिया, डेल्टा एल। अब इससे आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है, इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। और एक चीज और ध्यान दीजिए, ये देखिए जो अवयव की लंबाई डेल्टा एल है और जो आपका बिंदु पी है, इसके बीच में एक कोण बन रहा है। देखो इसके बीच में एक कोण बनेगा, वो थीटा होगा। ठीक है, अब देखो, अब यहां से हम बायो-सेवर्ट के नियम को क्लियर करते हैं। देखिए किसी धारावाही चालक का लघु अवयव जो डेल्टा एल है, देखो जो ये डेल्टा एल है, इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो डेल्टा बी होगा, बिंदु पी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न कारकों पर निर्भर करेगी। मतलब इस चालक तार का जो छोटा अवयव डेल्टा एल है, इससे आर मीटर की दूरी पर जो बिंदु पी होगा, इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा बी है, ये कई कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है, कौन कौन से कारक हैं, देखिए सबसे पहला पोजीशन देखो, सबसे पहला स्टेप क्या है, डेल्टा बी जो है, डेल्टा बी चालक में प्रवाहित धारा क्या है इसकी, आई है। ठीक है, तो धारा आई, ठीक है, के अनुक्रमानुपाती होता है, के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, होता है। तो क्या कहा गया, सबसे पहली कंडीशन कि जो डेल्टा बी है ये कई कारकों पर निर्भर करेगा। ये इस चालक में प्रवाहित धारा जो आई है इसके अनुक्रमानुपाती होगा या समानुपाती। तो डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती क्या होगा, इस चालक में बहने वाली धारा आई ये इसके समानुपाती है। सिंपल सा है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, हमने मान लिया। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा देखिए ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम है। मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा क्योंकि जब तक हम तोड़ेंगे नहीं भाई तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब देखिए जो डेल्टा बी है, इस अवयव की जो लंबाई, जो मैंने एक अल्पांश लंबाई डेल्टा एल लिया है, इसके भी अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखिए अवयव की लंबाई, ठीक है, अवयव की लंबाई जो हमने लिया है डेल्टा एल इसके अनुक्रमानुपाती होता है। क्या, डेल्टा बी, मैंने डेल्टा बी नहीं लिखा लेकिन जो डेल्टा बी होगा वो अवयव की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती, ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब यही सब लिखना है कि आपका जो डेल्टा एल है लघु अवयव, इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो देखिए डेल्टा बी जो है वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा भैया, वो अवयव की लंबाई डेल्टा एल के भी अनुक्रमानुपाती होगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, ऐसे ऐसे हमें करना है। लेकिन देखिए स्टूडेंट अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी तीसरा स्टेप देखो, ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो किसके अनुक्रमानुपाती था, धारा के, वो अवयव की लंबाई के अनुक्रमानुपाती था। अब जो इन दोनों के बीच कोण बन रहा है, देखिए डेल्टा एल और इस बिंदु पी के बीच थीटा कोण बन रहा है, तो इस पर भी ये डिपेंड करेगा। तो लिखेंगे डेल्टा बी, ठीक है, अवयव की लंबाई, ध्यान से समझिएगा भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आता है तो थोड़ा
दिमाग आपको लगाना होगा, हलवा नहीं है कि खा लोगे और आराम से लिख दोगे, ठीक है। तथा बिंदु P के बीच बने कोण की ज्या, बने कोण। अब बताइए कोण क्या बन रहा है, दोनों के बीच में एंगल थीटा बन रहा है। जैसे आप लोग जाते हैं पार्टी में डांस करते हैं तो अलग अलग एंगल से आप डांस करते हैं, कुछ लोग नागिन डांस, कुछ लोग थोड़ा अलग वाला डांस, कुछ लोग नहीं डांस आता तो जूठे कूदते हैं, ठीक है। तो वो ऐसे ही इनके बीच भी थीटा की ज्या का मतलब होता है साइन, ठीक है। तो ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि जो डेल्टा बी होगा स्टूडेंट वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा, यहाँ पे डेल्टा बी जो होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा अवयव की लंबाई और बिंदु पी के बीच बने कोण थीटा की ज्या के, यानी कि साइन थीटा के ये अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है। इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर थर्ड। अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी भी एक चीज बचा है। देखो अभी हमारा क्या बचा, ये जो दूरी है इस पर कैसे डिपेंड करेगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए डेल्टा बी चालक से बिंदु पी के बीच, देखिए इस चालक से बिंदु पी के बीच की दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चौथा पॉइंट अब हम लिखेंगे, पॉइंट नंबर 4, ठीक है। अभी चारों समीकरण को मिला देंगे, हमारा आ जाएगा डेल्टा बी चालक से बिंदु पी के बीच की दूरी आर के, दूरी कितनी है आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो भैया जो डेल्टा बी होगा वो चालक से बिंदु पी के बीच की दूरी, देखिए चालक है इससे पी के बीच की दूरी कितनी है आर है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि डेल्टा बी जो होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि 1/r², ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1 के पदों में लिख देंगे। ये हो जाएगा स्टूडेंट समीकरण नंबर 4। अब चारों समीकरण को मिला देंगे, मतलब समीकरण 1, 2 और 3, 4 को मिलाने पर तो लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 व 4 को मिलाने पर, भैया चारों को हम मिलाएंगे तो चारों में तो डेल्टा बी समानुपाती है। देखो डेल्टा बी इसके समानुपाती है, डेल्टा बी लेफ्ट में सब में डेल्टा बी है तो डेल्टा बी ही हम लिख देंगे। ये समान अनुक्रमानुपाती है किसके, देखो भैया डेल्टा बी आई के समानुपाती है, डेल्टा एल के भी समानुपाती है तो लिख देंगे आई डेल्टा एल, और साइन थीटा के भी समानुपाती है तो साइन थीटा हम लिख देंगे, ठीक है। और अपान r² के व्युत्क्रमानुपाती है तो r²। देखिए चारों को मिलाने पर कुछ इस प्रकार से ये आएगा, ठीक है। लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ स्टूडेंट, अभी हम समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो डेल्टा बी इक्वल टू क्या आएगा, जब समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो μ0/4π जुड़ जाएगा यहाँ पे, और इनटू आपका बाकी सब रहेगा आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान r²। और यही होगा बायो-सेवर्ट के नियम का फॉर्मूला, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको यही लिखना था कि जो डेल्टा बी है वो चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होगा, चालक के अल्पांश लंबाई के समानुपाती होगा, और चालक और बिंदु पी के बीच बने कोण के समानुपाती होगा, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। बस यही लिखना था, यही फॉर्मूला हमारा हो जाएगा। आप लोग कहेंगे सर μ0 क्या है, ये निर्वात की चुंबकशीलता है, ठीक है। μ0/4π की वैल्यू कितनी होती है, देखिए ये एक नियतांक है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, क्योंकि जब समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो एक नियतांक जुड़ता है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होती है। भैया ये इसकी वैल्यू होती है एम्पियर स्क्वायर, ये होती है μ0/4π की वैल्यू। नोट कर लीजिएगा, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। μ0 है निर्वात की चुंबकशीलता, लिख लो μ0 इक्वल टू
निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक है, इतना समझ में आ गया। म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकशीलता। आप म्यू नॉट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? अगर केवल म्यू नॉट आपसे कहा जाए कि म्यू नॉट इक्वल टू क्या होगा भैया, तो म्यू नॉट इक्वल टू क्या होगा? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, मतलब 4 पाई इधर आ जाएगा, काम खत्म। और क्या मैं लिख रहा हूं? वही तो लिख रहा हूं, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। बस ये हो गया भाई, यही आपका बायो-सेवर्ट का नियम है जो ऊपर मैंने फॉर्मूला बताया। ये देखो, ये डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यही है बायो-सेवर्ट का नियम। क्या था? कुछ नहीं था इसमें, टेंशन मत लो, सब कुछ मैं बताऊंगा। देखो, एक बायो-सेवर्ट के नियम के अकॉर्डिंग एक डेरिवेशन आता है, धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, वो डेरिवेशन आप लोग कर लीजिएगा। मतलब आप सर्च करेंगे धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। वो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है जो शायद मैं इस वीडियो में नहीं कराने वाला, क्योंकि इसमें और भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है अभी। जैसे लॉरेंज बल पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर एम्पियर का परिपथीय नियम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग है, सारी चीजें मैं अभी पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन मेरा कहना है कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र वाला डेरिवेशन आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉरेंज बल। क्या है? लॉरेंज फोर्स। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है, लॉरेंज बल क्या होता है? तो आपने सुना होगा कि विद्युत क्षेत्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल को विद्युत बल कहते हैं। ऐसे अगर कोई इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करेगा जो लॉरेंज बल होगा। देखो ध्यान से समझना, सिंपल है। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर आरोपित बल को लॉरेंज बल कहते हैं। मतलब जब कोई कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो उस पर आरोपित बल को हम लोग कहते हैं लॉरेंज बल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए यदि क्यू आवेश v वेग से चुंबकीय क्षेत्र b वेक्टर की दिशा से थीटा कोण पर गति करे तो उस पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल। मान लीजिए एक क्यू आवेश है जो अब भाई गति कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ वेग होगा। जैसे हम लोग मॉर्निंग में रनिंग पर जाते हैं तो हम लोगों का कोई ना कोई वेग होता है, ठीक है, किसी ना किसी स्पीड से हम लोग रनिंग करते हैं। ऐसे ही यदि मान लीजिए क्यू आवेश है, वो v वेग से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से, ठीक है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर गति करे, मतलब मान लीजिए वो थीटा कोण पर गति कर रहा है तो उस पर कार्य करने वाला बल, भाई जिस पर वो गति कर रहा है उसका कोई एंगल होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, जब आप पार्टी में जाते हैं, शादियों में जाते हैं तो डीजे बजते हैं और उसमें जो है आप लोग डांस करते हैं, अलग अलग एंगल से डांस करते हैं, ठीक है, कुछ लोग बढ़िया कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। तो ये लॉरेंज बल क्या होगा? बल को हम F से ही डिनोट करेंगे। F इक्वल टू आपका होगा फॉर्मूला, देखिए आवेश Q, वेग V, चुंबकीय क्षेत्र B और साइन थीटा, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। F इक्वल टू QVV साइन थीटा, ये चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न आवेशित कण पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल का फॉर्मूला है। तो लॉरेंज बल समझ में आया। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर आरोपित बल को लॉरेंज बल कहते हैं। मतलब कोई एक आवेश है, अगर वो चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो उस पर एक बल कार्य करेगा जिसी को हम लॉरेंज बल कहते हैं। कुछ है नहीं इसमें, सिंपल सा है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यदि मान लीजिए क्यू आवेश v वेग से चुंबकीय क्षेत्र b की दिशा से थीटा कोण पर गति करे तो उस पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल F इक्वल टू QVV साइन थीटा होगा, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अगर आपको q दिया गया, v दिया गया, b दिया गया है, थीटा दिया गया तो आप बड़े आसानी से लॉरेंज बल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। q क्या है? आवेश है, v है वेग, b है चुंबकीय क्षेत्र, f है लॉरेंज बल, थीटा, बस हो गया। क्या है? कुछ नहीं इसमें। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था, शायद ये अति लघु उत्तरीय या लघु उत्तरीय में आए, लेकिन इस चैप्टर के छोटे छोटे क्वेश्चन तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। पूरे फिजिक्स के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को मैं एक ही वीडियो में बता चुका हूं, आप लोग सर्च करेंगे आ जाएगा, तो बार बार वो पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो डेरिवेशन टाइप के हैं, और डेरिवेशन पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिजिक्स में डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे केमिस्ट्री में रिएक्शन आप पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक।
अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जैसे आप फर्स्ट चैप्टर में गॉस का प्रमेय और उसका अनुप्रयोग पढ़ते हैं, वैसे ही इसमें हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम और उसका अनुप्रयोग है। देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, एम्पियर के परिपथीय नियम का उल्लेख कीजिए। मतलब सिर्फ मैं छोटा सा नहीं बताऊंगा, आपको डेरिवेट करके दिखाऊंगा कि आखिर एम्पियर का परिपथीय नियम है क्या। ठीक है, कुछ छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं भाई। तो देखिए पहले मैं आपको यह बता दूं कि आखिर एम्पियर का परिपथीय नियम है क्या, फिर इसको हम लोग डेरिवेट करेंगे। ठीक है, देखो एम्पियर सर्किटल लॉ, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। या आप ऐसे ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। मतलब किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखीय समाकलन होगा वो उस पथ द्वारा घिरी नेट धारा I का म्यू नॉट गुना होगा। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो रेखीय समाकलन होगा, देखिए बी वेक्टर, ठीक है, डॉट डी एल वेक्टर जो होगा हमारा वो किसके बराबर होगा, वो पथ द्वारा घिरी नेट धारा का म्यू नॉट गुना होगा। यानी कि धारा का म्यू नॉट गुना होगा। यही है एम्पियर का परिपथीय नियम मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी वेक्टर का रेखीय समाकलन जो क्लोज इंटीग्रेशन होगा इसका, वो पथ द्वारा घिरी नेट धारा I का म्यू नॉट गुना होगा। यही है एम्पियर का परिपथीय नियम। लेकिन इसको प्रूफ कैसे करें, उत्पत्ति इसकी उपपत्ति कैसे करोगे, हाउ टू प्रूफ एम्पियर सर्किट लॉ। तो देखो एक बंद परिपथ हम लोग ले लेते हैं। देखो मान लीजिए, माना कागज के तल के लंबवत एक लंबी तार है। देखो माना कागज के तल के लंबवत एक लंबी तार हमने ले लिया है, ये एक तार है। अब ये आप कहेंगे सर ये बीच में छूटा क्यों है, देखिए ये आपका वृत्त है। ठीक है, इसमें जो है वृत्त का केंद्र है, ये वृत्तीय पथ पर अभी चलेगा, तो ये आपका एक तार है। ठीक है, अब इस तार में धारा बह रही, भाई तार है तो उसमें धारा हम लोग लाएंगे I। ठीक है, करंट छुआएंगे, ठीक है, धारा बहेगी, तो ये धारा I इसमें बह रही है। ठीक है, अब ये जो पथ है इसकी त्रिज्या देखिए, इसका कोई ना कोई केंद्र होगा। जैसे ये इसी को हम मान के एक वृत्त ले लेते हैं। मतलब हमें क्या करना है, माना कागज के तल के लंबवत एक लंबी तार XY है, नाम भी दे देंगे, ये XY तार है, XY। ठीक है, XY है जिसके ऊपर की ओर धारा I प्रवाहित हो रही है। माना R त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है। अब हम मान लेते हैं कि इसके चारों ओर R त्रिज्या का, देखिए कितनी त्रिज्या है इसकी, R त्रिज्या है। देखिए इसकी जो त्रिज्या है वो R है, एक वृत्तीय पथ है और इसका जो मध्य बिंदु है, जो केंद्र है वो O है। ठीक है, अब यहां से यहां तक की दूरी जो हमारी है वो कितनी होगी, R होगी। मतलब इस केंद्र से इस जो केंद्र होगा यहां से यहां तक की दूरी हमारी R है। यानी कि अब हमें क्या करना है, इस R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। देखो एक बिंदु ये हमारा P है और इसी बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन जो है उस परिपथ द्वारा घिरी को नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो सबसे पहले हमने एक XY, हमने क्या किया, सबसे पहले एक लंबी तार XY ले लिया। ठीक है, अब एक हमने उसके ऊपर धारा देखिए I बह रही है, इस तार में धारा I बह रही है। माना कि R त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है। ठीक है, R त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है जिसका केंद्र O है, O जो है तार पर है, केंद्र O तार पर है। अब वृत्तीय पथ के किसी बिंदु P पर, देखिए यहां से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, इस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकालना है। ठीक है, तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो कुछ इस तरह होगी। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये यहां पे स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आपका होगा बी वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी वेक्टर। ठीक है, और इसका एक छोटा सा अवयव हम लोग ले लेंगे जिसको हम लोग नाम दे देंगे DL वेक्टर। ठीक है, क्या दे देंगे, DL वेक्टर। ठीक है, ये हमने नाम दे दिया। यानी कि वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का परिमाण समान है। ठीक है, और वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु बी वेक्टर व डीएल वेक्टर एक ही दिशा में। देखिए बी वेक्टर और डीएल वेक्टर हमारे दोनों एक ही दिशा में है, यहां पे ऐसे बना देंगे। ठीक है, दोनों एक ही दिशा में है।
तो मैंने कुछ नहीं किया है इसमें, सिर्फ मैंने एक लंबवत एक लंबी तार XY ले ली है, उसके बाद में R मीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ हमने यहां पे ले लिया जिसका मध्य बिंदु O है। अब इस मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, इस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का प्रमाण निकालना है। तो लिखेंगे थोड़ा सा, माना कागज के तल के लंबवत तार XY है जिसमें I प्रबलता की देखिए धारा बह रही है, मानद R त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है, देखिए R त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है जिसका केंद्र O तार पर है। वृत्तीय पथ के किसी बिंदु P पर, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता का परिमाण होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा बताइए। इसका एक फॉर्मूला होता है B इक्वल टू देखिए, जब वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला जो होता है वो यही होता है। मैंने कहा था वो डेरिवेशन कर लीजिएगा, इसीलिए मैंने बोला था। तो म्यू नॉट I अपान 2πr ये होता है भैया वृत्तीय पथ के किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, या इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब चुंबकीय क्षेत्र का पथ के अनुदिश रेखीय समाकलन करेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर बताया था ये वाला। ठीक है, इस प्रकार से B क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे पॉइंट समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट पेज में हम लोग कर लेते हैं ताकि प्रॉब्लम हमें ना हो। तो देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान से समझिएगा, चुंबकीय क्षेत्र ठीक है, का पथ के अनुदिश रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन का इंग्लिश होता है लाइन इंटीग्रल। ठीक है, रेखीय समाकलन। तो पथ के अनुदिश रेखीय समाकलन करेंगे तो देखो ये हमारा B वेक्टर और DL वेक्टर एक ही दिशा में है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे क्लोज इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया, इसको हम लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन BDL cos थीटा, BDL cos थीटा। ठीक है, इसको हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए, ध्यान से समझिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का ये। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट DL वेक्टर को हम लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन BDL cos थीटा। यहां पे थीटा क्या है, थीटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको अभी हम लोग बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो थीटा का मतलब ये जो B वेक्टर और DL वेक्टर है इसके बीच बना कोण, तो देखो भैया दोनों एक ही दिशा में है हमारे, तो इनके बीच कोण 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब हम यहां पे लिखेंगे, देखो B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा ये हमारा क्लोज इंटीग्रेशन BDL cos 0 डिग्री। ठीक है, थीटा की जगह पे 0 डिग्री कर देंगे। अब देखो क्या आएगा, ध्यान से समझना, ये B वेक्टर डॉट DL वेक्टर आपका ऐसे ही रहेगा भैया, और cos 0 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो कितना होता है, आप ही लोग बताएं, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो ये हमारा BDL आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो अब देखिए स्टूडेंट, यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, देखो ये आपका क्लोज इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहां पे हम इंटीग्रेशन किसका करेंगे, DL का करेंगे, यानी कि B हमारा बाहर निकल आएगा। B तो है संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, सिर्फ हम DL का क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे। आप लोग चित्र में खुद ही देख लीजिए, देखो ये जो DL हमने लिया है ये छोटा सा अवयव हमने लिया है इस पूरे वृत्त का। ठीक है, अब इसी का इंटीग्रेशन हम करेंगे, B वेक्टर तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, तो DL का हम क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे। तब एक चीज और याद रखिएगा, परंतु इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 हम ऑलरेडी मान चुके हैं। अब लिखिएगा परंतु जो क्लोज इंटीग्रेशन DL है ये किसके बराबर होता है, ये 2πr के बराबर होता है। 2πr क्या है, ये वृत्तीय पथ की लंबाई है, वृत्तीय पथ की लंबाई। ठीक है, वृत्तीय पथ की लंबाई है 2πr। अब आप खुद ही सोच लीजिए, देखो DL जो था ये एक छोटा सा अवयव था, अब इस पूरे अगर वृत्त का अवयव लेना है तो
पूरे वृत्त की लंबाई हम लोग लेंगे तो पूरे वृत्त की लंबाई 2 पाई आर होती है, ठीक है। तो हम इसके जगह पर 2 पाई आर कर देंगे इस इंटीग्रेशन की जगह पर। तो अब हमें एक चीज और करना है, इस b की भी वैल्यू हमें रख देनी है और इस क्लोज इंटीग्रेशन dl की वैल्यू समीकरण 2 में रखना है। अब आप कहेंगे सर b की वैल्यू कहां से रखेंगे, तो देखो ये हमने बताया था समीकरण 1 b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। इस b की वैल्यू को उठाकर यहां पे रख देंगे समीकरण 2 में और इस क्लोज इंटीग्रेशन dl के जगह पर इसको रख देंगे, बस हमारा डेरिवेशन हो जाएगा। तो लिखिए आप लोग समीकरण 2 में b तथा किसकी, इस क्लोज इंटीग्रेशन dl का मान रखने पर, ठीक है। तो ये तो भैया हमारे ऐसे ही रहेंगे इस साइड वाले, तो ये हमारा हो गया b वेक्टर डॉट dl वेक्टर, ये हमारा ऐसे ही रहेगा। लेकिन यहां पे जो आपको ध्यान देना है, देखो इस b के जगह पर हम वो वाली वैल्यू रखेंगे जो हमने अभी आपको बताए थे, म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर, ठीक है। अब इस क्लोज इंटीग्रेशन dl के जगह पर क्या रखेंगे, 2 पाई आर यहां पे भी रखेंगे, सॉरी यहां पे हम लोग रखेंगे कितनी वैल्यू, ध्यान से समझिएगा, 2 पाई आर रखेंगे, ठीक है, 2 पाई आर। अब भैया 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, बचा क्या बताइए, वही एम्पियर का परिपथीय नियम, उसकी उत्पत्ति हमने कर दी है भैया। तो b डॉट dl वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई, ये आपका यही तो बचा म्यू नॉट आई। तो यही तो है एम्पियर का परिपथीय नियम, हमने प्रूव भी कर दिया। म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकशीलता, आई है धारा, और ये तो आप जानते ही हैं। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, हमने आपको पहले एम्पियर का परिपथीय नियम बाय द वे हमने बताया। अगर लघुत्तरीय में आता है तो आप इतना ही लिखिएगा, लेकिन जब विस्तृतरीय और लघुत्तरीय में आएगा तो आपको भैया डेरिवेट करना होगा, जैसा कि हमने प्रूफ कर दिया। तो एम्पियर का परिपथीय नियम आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग चलिए पढ़ते हैं एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग, ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो हमारा डेरिवेशन है भैया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको करके जाइएगा। ये एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग है। देखो उसी तरह है, कुछ खास नहीं है, जो मैंने अभी एम्पियर का परिपथीय नियम बताया उसी से थोड़ा रिलेटेड है। देखो एम्पियर का परिपथीय नियम का अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ, ठीक है। देखिए एक डेरिवेशन आता है, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, मैं दिखा देता हूं आपको कि आखिरकार क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आएगा, एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। तो अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का हम सूत्र स्थापित करेंगे। फिगर मैंने वैसे ही बनाया है। मैंने क्या किया, एक मैंने अनंत लंबाई का तार ले लिया, इसमें भैया हमने धारा प्रवाहित कराई आर, देखो इसमें जो है धारा प्रवाहित हो रही है आई, ठीक है, धारा आई प्रवाहित हो रही है। तो लिखो, माना एक लंबे तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है। देखिए एक लंबा तार लिया, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। अब तार से आर मीटर की दूरी पर एक प्रेक्षण बिंदु है। देखिए यहां से लेकर आर मीटर की दूरी पर, देखो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहां से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, एक बिंदु है भैया जिसको नाम देंगे हम लोग P, एक बिंदु P है। और ये जो है भैया आर मीटर की दूरी पर है, तो आर मीटर लग देंगे, ठीक है। मतलब आपको अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना। आपने अनंत लंबाई का तार लिया, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। अब मान लीजिए इससे आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, ये आपको बिंदु P है, इस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब तार के परितः P से होकर जाने वाला एक आर त्रिज्या का हम वृत्त खींच देंगे, ये आपको बाद में खींचना है, ठीक है। तो ये हमने एक वृत्त खींच दिया है, ठीक है। अब पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होगा और यहां पर भी जो आपके बी वेक्टर और डीएल वेक्टर होंगे वो एक ही दिशा में होंगे। देखिए इसी दिशा में, देखो यहां पे आपका एक हो गया ये बी वेक्टर और इसी दिशा में देखिए यहां पे ही आपका डीएल वेक्टर, ठीक है, डीएल वेक्टर,
ठीक है, ये हो गया। उसी तरह फिगर है, उसमें भी एक तार था जिसमें धारा प्रवाहित हो रही थी, उससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P था जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। बट यहां पर हमें थोड़ा सा डिफरेंट करना है, ठीक है। यहां पे हम एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, तो ऐसे लिख लीजिएगा, माना एक लंबे तार में I धारा प्रवाहित हो रही है, तार से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। अब एम्पियर का परिपथीय नियम यहां पे लगाएंगे क्योंकि भाई हम उसी का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। तो एम्पियर के परिपथीय नियम से एम्पियर के परिपथीय नियम से देखो, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? क्लोज इंटीग्रेशन v वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। अब आप लिख दीजिएगा भैया कि जहां I वृत्त द्वारा घिरी धारा है, इस वृत्त द्वारा घिरी जो धारा इसमें प्रवाहित हो रही है I है। अब देखिए लिखिए, चूंकि B वेक्टर तथा dl वेक्टर एक ही दिशा में है, देखो ये और ये दोनों एक ही दिशा में हैं, तो एक ही दिशा में है, तो B वेक्टर तथा dl वेक्टर एक ही दिशा में है, तो हम लोग क्या करेंगे, चूंकि एक फॉर्मूला होता है B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप खुद ही बताइए, वही जो मैंने बताया था VDL cos थीटा, क्या होगा VDL cos थीटा, ये जो V वेक्टर डॉट dl वेक्टर ये इसके बराबर होगा। क्यों बराबर होगा वो अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे भैया, वही सेम प्रोसेस यहां पे क्लोज इंटीग्रेशन V वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू वही होगा जो हुआ था VDL cos थीटा के जगह पर 0 डिग्री रखेंगे क्योंकि B और dl के बीच 0 डिग्री का कोण है, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, देखो B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू ये आपका क्लोज इंटीग्रेशन B dl हो जाएगा। भाई cos 0 डिग्री की वैल्यू एक होती है, लिखना जरूरी नहीं है। यहां से हम लोग क्लोज इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, देखो B को हम बाहर निकाल लेंगे, ये हमारा dl अंदर रहेगा, ठीक है। ये इतना आ गया। अब वही सेम प्रोसेस हम यहां पे भी अपनाएंगे, तो अब देखिए यहां पे भी वही प्रोसेस हमें करना है, मतलब इस जो क्लोज इंटीग्रेशन dl है इसके जगह पर हम 2 पाई r यहां पे भी रखेंगे क्योंकि हम लिख सकते हैं चूंकि क्लोज इंटीग्रेशन जो आपका dl है ये किसके बराबर होगा, वृत्त की लंबाई के बराबर 2 पाई r के बराबर होगा। तो अब क्या हो जाएगा, अब यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसके जगह पर 2 पाई r कर देंगे तो हमारा क्या होगा, ये फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो यहां पे B इंटू क्लोज इंटीग्रेशन dl था, इसके जगह पर हम 2 पाई r रखेंगे तो हमारा हो जाएगा B इंटू 2 पाई r, ठीक है। ये इतना हो गया। अब देखो हम क्या करेंगे, यहां पे ध्यान देना है आपको, काफी इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से समझिएगा आप लोग। यहां पे क्लोज इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट dl वेक्टर, देखिए ये इसके बराबर है म्यू नॉट आई के बराबर, मतलब क्लोज इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट dl वेक्टर जो है वो म्यू नॉट आई के बराबर है, और यहां पे क्लोज इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू B इंटू 2 पाई r है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड भैया बराबर है तो हम राइट हैंड साइड को भी बराबर लिख सकते हैं, मतलब ये दोनों बराबर हैं, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो ये और ये भी आपस में बराबर होंगे, मतलब म्यू नॉट आई इक्वल टू B इंटू 2 पाई r हम लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं B इंटू 2 पाई r इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, जो मैंने बताया म्यू नॉट आई, इतना हम लिख सकते हैं। तो यहां से अगर B हम निकालेंगे वही हमारा आंसर होगा, B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान 2 पाई r,
ये इतना हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर। तो आप चाहे तो इतना ही लिख सकते हैं। यही है एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग, यानी कि अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन इसको थोड़ा सा और अगर आप चाहे तो इंप्रूव कर सकते हैं। देखो क्या करना है, दोनों तरफ आप 2 से गुणा कर दीजिए, दोनों ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से समझना, ये म्यू नॉट आई है अपान 2 पाई आर है। इसको हम लोग किससे गुणा कर देंगे, ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से। भाई दोनों से गुणा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, मतलब मैं फॉर्मूले को इंप्रूव कर रहा हूं। ठीक है, ये भी आप लगा सकते हैं। देखो ऊपर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऊपर हो जाएगा म्यू नॉट अपान, देखो ऊपर म्यू नॉट है, नीचे 2 पाई का 2 से गुणा होगा तो ये 4 पाई हो जाएगा। म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू, देखिए ऊपर क्या बचा, 2i बचा, और नीचे क्या बचा भैया, नीचे बचा r। तो इस प्रकार से भी आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। मतलब दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। चाहे आप लोग इस तरह से लिखें b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर, चाहे आप इस तरह से लिखें जैसा मैंने आपको अभी बताया कि b इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2i अपान r। ठीक है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूला है। यही है अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा नेक्स्ट टॉपिक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। टॉपिक का नाम क्या है, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र प्राप्त कीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। आपने फॉर्मूला देखा होगा, F अपान एल इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू I1 इंटू I2 अपान R। यहां पर F है बल, L है लंबाई, म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकशीलता, I1 I2 है धाराएं, R है दूरी। ठीक है, तो 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र हम स्थापित करेंगे। बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिगर की सहायता से हम इस डेरिवेशन को प्रूव करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हमें ये डेरिवेशन करना है तो सबसे पहले हमें 2 चालक तार लेने होंगे। ठीक है, सबसे पहला हम यहां पे मान लीजिए ले लेते हैं। देखिए इस प्रकार से हम थोड़ा सा करेंगे ऐसे, फिर ऐसे डॉट डॉट कर देंगे। ठीक है, मतलब इस प्रकार से हम तार ले लेंगे। 2 लेना है हमें, तो एक ये हो गया और दूसरा हम इस साइड में ले लेंगे। ठीक है, ऐसे 2 रहेंगे, समांतर रहेंगे भैया, तो एक दूसरे के समांतर ही हैं। जैसा मैं बना रहा हूं ये एक दूसरे के समांतर हैं। तो ये 2 हमारे समांतर धारावाही चालक तार हैं। अब देखिए इसमें दोनों तार हैं, दोनों में हमारी धारा बह रही है। एक में बह रही है I1 धारा और दूसरे चालक तार में बह रही है I2 धारा। ठीक है, दोनों का नामकरण कर देते हैं। नामकरण करना जरूरी है कि ये कौन है भैया, ये कौन है। ठीक है, तो ये हमारे हैं PQ, इनको मान लेते हैं PQ। ठीक है, और जो बगल वाले हैं भैया दूसरा तार है, इसको हम मान लेते हैं RS। ठीक है, ऐसे हम मान लेंगे PQRS। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारे दोनों चालक हैं, एक PQ दूसरा RS। ठीक है, अब दोनों में धारा बह रही है। देखिए इसमें I1 है, इसमें I2 है। तो देखिए मैंने आपको बताया था पहले ही कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे ये दोनों चालक हैं आपके, इसमें धारा प्रवाहित होती है तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यदि हम इस चालक के समीप एक दूसरा धारावाही चालक रखें, मान लीजिए चालक हमने लिया, इसमें धारा बह रही है, इसके समीप हमने दूसरा धारावाही चालक लिया, तो ये पहले वाले चालक से उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके कारण एक बल का अनुभव करेगा। मतलब अगर इसके बगल में हम इसको रख देंगे दूसरा चालक तार, दोनों में धारा बह रही है, तो ये जो दूसरा चालक तार है ये इसके कारण धारा का चुंबकीय बल का अनुभव करेगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझिए। अब यहां पर एक बिंदु हम मान लेते हैं, इस पे एक बिंदु मान लेते हैं M। ठीक है, इस बिंदु का हमने नाम दे दिया। एक चीज और कीजिएगा आप लोग, इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको भी लिख दीजिएगा। दोनों के बीच की दूरी जो है वो R मीटर है। ठीक है, तो R हमने लिख दिया। ठीक, अब ये आपका यम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो इस चालक के कारण इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको हम लोग मान लेंगे B1। देखिए चुंबकीय क्षेत्र को हम मान लेंगे B1, मतलब इस चालक तार के कारण इस तार पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो B1 होगा। अब एक चीज और आता है, अब मान लीजिए ये आपका दूसरा तार है। ठीक है, यहाँ पे भी एक बिंदु हम ले लेते हैं जो कि जिसका नाम हम लोग दे देंगे, इसका नाम दे देते हैं N।
ठीक, अब एक बात आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इसकी दिशा क्या होगी। जैसे इस चालक तार में धारा बह रही है, ठीक है, इस चालक तार के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है इस चालक पर B1 है, तो बताइए इसकी दिशा क्या होगी। तो इस चालक तार, इसकी जो बल की दिशा होगी, इस पर लगने वाला बल, क्योंकि मैंने बताया कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उस पर एक चुंबकीय क्षेत्र, मतलब उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और अगर इसके समीप हम दूसरा धारावाही चालक रख दें तो पहले वाले चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये एक बल का अनुभव करेगा। इस चालक के कारण इस तार के पास जो है B1 एक है, बिंदु M है, इस पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो B1 है। तो यहाँ पर ये बल का अनुभव करेगा और इस बल की दिशा जो होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी, ठीक है। मतलब ये ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगी, इस पर लगने वाला बल जो होगा वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा, तो इसको मैं ऐसे कर दूंगा, ठीक है। मतलब आप लिख सकते हैं दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 के अनुसार कि जो B1 की दिशा होगी, ठीक है, वो तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। तो इसको मैंने इस प्रकार से कर दिया। इस पर जो बल लगेगा उसकी जो दिशा होगी वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगी, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो जो मैंने बताया उसको अब हम लिखेंगे। इस पर भी बल ऐसे कार्य करेगा, ठीक, बल कार्य करेगा। मतलब यहाँ पे अब हम लिखेंगे कुछ, ठीक है, साइड में जो मैंने बताया वही हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माना अनंत लंबाई के दो धारावाही तार, देखिए अनंत लंबाई के दो धारावाही तार हैं PQ और RS, ठीक है, जो वायु अथवा निर्वात में एक दूसरे से R मीटर की दूरी पर रखे हैं, ठीक है। इन दोनों में I1 तथा I2 धारा प्रवाहित हो रही है। अब चालक तार इस PQ के कारण, इस चालक तार PQ के कारण जो इस बिंदु M पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा उसको हम निकालेंगे, ठीक है। तो जो दिया गया है, जो मैंने बताया उसको पहले हम लिखेंगे। माना अनंत लंबाई, ठीक है, थोड़ा बहुत अगर लिख देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अनंत लंबाई के दो धारावाही तार कौन कौन है भैया? एक है PQ तथा वह RS, ठीक है, वायु अथवा निर्वात में, ठीक है, वायु अथवा निर्वात में एक दूसरे से R मीटर की दूरी, यहाँ पे R जो लिखेंगे ब्लैक से लिख देंगे, R मीटर की दूरी पर रखे हैं, ठीक है। अब देखिए इनमें क्रमशः जो धारा बह रही है उसको भी लिख देंगे। इनमें क्रमशः I1 व I2 प्रबलता की धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, ठीक है। ऐसे हम लिख देंगे। मतलब जो हमने फिगर में बताया वही लिखना है कि माना अनंत लंबाई के दो धारावाही तार हैं PQ तथा RS, ठीक है, जो निर्वात या वायु में एक दूसरे से R मीटर की दूरी पर रखें। देखिए दोनों का डिस्टेंस जो है वो R मीटर है, ठीक है। अब इन दोनों में क्रमशः I1 तथा I2 की धारा प्रवाहित हो रही है। अब सबसे पहले आपको क्या निकालना है? इस चालक तार PQ के कारण इस बिंदु M पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। मैंने आपको एक डेरिवेशन कराया था, ठीक है, अनंत लंबाई के धारावाही तार से बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको कराया था और वो डेरिवेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्या बताया था मैंने? अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? इस चालक तार PQ के कारण इस बिंदु M पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र B1 है उसको निकालेंगे, ठीक है। समझ में आया? क्योंकि मैंने बताया जब एक चालक आपका है जिसमें धारा बह रही है और उसके समीप दूसरा चालक हम रख देते हैं तो इसके कारण ये जो है चुंबकीय बल का अनुभव करता है, ठीक है। तो यहां पे अब हम निकालेंगे, लिखेंगे चालक तार PQ के कारण बिंदु M पर उत्पन्न
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए मैंने आपको जो डेरिवेशन कराया था, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखिए अनंत लंबाई का एक धारावाही तार है, इसके कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मैंने बताई थी, यहाँ पे बिंदु M है। फॉर्मूला लगभग उसी तरह से रहेगा, बस वहां पर B था, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हमने B1 माना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे B1 इक्वल टू क्या होगा हमारा, देखिए उसका फॉर्मूला हमने निकाला था म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू आई अपान आर था। यहां पे जो आपका चालक तार है PQ, इसमें I1 धारा बह रही है, तो हम यहां पे I1 लिखेंगे, ठीक है, I1 अपान आर, ये आपका फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा चालक तार PQ के कारण बिंदु M पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ गई, ठीक है। अब दूसरी चीज आपको क्या निकालना है, देखिए मैंने बताया जब आपका चालक में धारा प्रवाहित होगी तो उसमें क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र चारों ओर उत्पन्न होगा। इसके समीप दूसरा जब हम चालक रखेंगे, उसमें भी धारा बह रही है, तो इस चालक के कारण ये चुंबकीय बल का अनुभव करेगा, ठीक है। तो अब तार आरएस की, ये देखिए तार जो आपका आरएस है, ठीक है, इसकी एल लंबाई पर आरोपित चुंबकीय बल निकाल लेंगे। मतलब ये जो तार आरएस है, इसकी यल लंबाई, मान लीजिए अनंत लंबाई का है, लेकिन इसकी यल लंबाई पर हम आरोपित चुंबकीय बल निकालेंगे, ठीक है, कि कितना बल लगता है, तो उसको हम निकालेंगे। वैसे बल का फॉर्मूला एक मैंने आपको बताया था, ठीक है, F इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, चूंकि F इक्वल टू आपका होता है एक फॉर्मूला IBL साइन थीटा, IBL साइन थीटा, ठीक है। इसी फॉर्मूले पर हम रखेंगे उसको, ठीक है। लेकिन कैसे, चलिए लिखते हैं, क्योंकि हमें तार आरएस के लिए निकालना है, तो यहां पे लिखेंगे अब तार आरएस की एल लंबाई पर आरोपित चुंबकीय बल, ठीक है। तो यहां से अब हम बल को निकाल लेंगे, ठीक है। तो F इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होगा IBL साइन थीटा होता है। लेकिन देखिए जो हमारा ये चालक तार RS है, इसमें जो धारा बह रही है वो I2 है, ठीक है। तो हम I के जगह पर I2 लिखेंगे और B के जगह पर B1 लिखेंगे, क्योंकि यहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो B1 है, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे I2 B1, ठीक है, L साइन थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, ये जानना जरूरी है। देखिए यहां पे जो आपका चालक तार है और जो ये बल है, इसके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो थीटा के जगह पर हम लोग देंगे 90 डिग्री, ठीक है। इतना समझना पड़ेगा, तभी ये डेरिवेशन आप कर पाएंगे। अब F इक्वल टू आपका हो गया, ये आपका हो जाएगा I2 B1 इंटू एल, ठीक है। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये आ गया। अब हमें क्या करना है, ये जो B1 है इसकी वैल्यू लाकर यहां पे रख देनी है, फिर हमारा आ जाएगा चालक तार आरएस की चालक तार आरएस पर आरोपित चुंबकीय बल, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, इस B1 की जगह पर इस वैल्यू को रख देंगे, ठीक है। तो चलिए रखते हैं नेक्स्ट पेज में हम लोग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है। तो अब हम लोग कैसे करेंगे, देखिए यहां पे आपका हो जाएगा F इक्वल टू, ठीक, ये आपका I2 है, I2 ऐसे ही रहेगा, इंटू B1 की वैल्यू हमें ऊपर से रख देनी है। देखिए म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू I1 अपान आर, तो यहां पे लिख देंगे म्यू नॉट अपान 2 पाई, इसको ब्रेकेट में कर देंगे, ठीक है, इंटू 2 पाई इंटू I1 अपान आर, I1 अपान आर, ठीक है। और जो L हमारा है उसको ऐसे रहने देंगे। देखिए L हमारा ये है, ठीक है। I2 हमने लिखा, B1 की वैल्यू रख दी, L हमारा ऐसे ही रहेगा। अब देखिए हम यहां से F निकाल लेंगे, इसको हम थोड़ा अच्छे से लिख दें। किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए म्यू नॉट अपान 2 पाई, ठीक है, इंटू I1 I2, देखिए I1 इंटू I2 अपान आर, ठीक है, इंटू आपका L। तो ये तो हमारा आया चुंबकीय बल, यानी कि तार आरएस की L लंबाई पर आरोपित बल। ये जो आपका तार आरएस है इसकी L लंबाई पर आरोपित ये बल आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसकी प्रति मीटर लंबाई पर आरोपित बल अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, इस L को हम इधर लेकर चले आएंगे, बस हमारा डेरिवेशन प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे अब चालक तार
RS की प्रति मीटर लंबाई, ठीक है, पर आरोपित बल, ठीक है, पर आरोपित बल, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा। F के ये L इधर गुणे में इधर आएगा तो F के नीचे आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा F अपान L इक्वल टू, अब ये हमारा आया म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू I1 इंटू I2 अपान R, और इसका मात्रक क्या होगा, देखिए F है बल का मात्रक न्यूटन, और L है आपका लंबाई का मात्रक मीटर, तो न्यूटन प्रति मीटर, और यही हमारा हो जाएगा दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाला बल का फॉर्मूला, ठीक है। F अपान L इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू I1 इंटू I2 अपान R, ठीक है। अब यहां पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब हमने क्या किया, RS की प्रति मीटर लंबाई पर आरोपित बल निकाल लिया। अगर आपको मान लीजिए यहां पे PQ की प्रति मीटर लंबाई पर आरोपित बल निकालना है, तो दोनों समांतर हैं, दोनों की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। तो जो उस पर आया वही इस पर भी आएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, तो लिखूंगा इसी प्रकार PQ की प्रति मीटर लंबाई पर आरोपित चुंबकीय बल, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका फॉर्मूला देखिए वही सेम प्रोसेस रहेगा, F अपान L इक्वल टू जो मैंने ऊपर बताया म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू I1 इंटू I2 अपान R, न्यूटन प्रति मीटर दोनों सेम होगा, ठीक है, बट इसकी प्रकृति अलग होगी। जैसे देखिए प्रकृति का मतलब क्या हुआ, ये इसकी प्रकृति थोड़ा डिफरेंट होगी, क्योंकि देखिए यहां पे क्या होगा कि अगर आपकी दोनों चालकों पर धाराएं अगर समान एक ही दिशा में बह रही हैं, ठीक है, मेरे कहने का मतलब समझिए कि दो समांतर तारों में धाराएं अगर एक ही दिशा में हैं तो तार एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। देखिए अगर ये दोनों एक ही दिशा में तो इन पर लगने वाला बल जो होगा, ये जो तार हैं दोनों ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। मान लीजिए अगर दोनों की दिशा अलग अलग है, ठीक है, दोनों की दिशा समान नहीं है, विपरीत दिशाओं में है, तो तार एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका डेरिवेशन हो चुका है यहीं पे, F अपान L इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू I1 इंटू I2 अपान R, यही आपका डेरिवेशन था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, ठीक है, यहाँ पे यही हमें प्रूव करना था, ठीक। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। इसमें कुछ नहीं करना, एक बार हम फिर से रिपीट कर सकते हैं। देखिए दो हमने चालक लिया, I1 और I2 धारा दोनों में बह रही है, इनका नाम कर दिया PQ, दूसरा चालक है QR, ठीक है। इसका मान लीजिए एक बिंदु है M, इसका एक बिंदु N है, ठीक है। अब इस चालक PQ के कारण इस चालक RS पर जो आरोपित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी उसको B1 हम मान लेते हैं, ठीक है। तो इस PQ के कारण बिंदु M पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाल लिया सबसे पहले, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने बल निकाल लिया, तार RS की L लंबाई पर आरोपित बल वो हमारा इतना आ गया। फिर हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू रख दी तो हमारा इतना आ गया बल, ठीक है। अब चालक तार RS की प्रति मीटर लंबाई पर आरोपित बल, इस L को हम इधर ले आए, हमारा डेरिवेशन हो गया, ठीक है। दैट्स अ सिंपल डेरिवेशन, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको थोड़ा अच्छे से लिखना है अगर 5 में 5 लाना है तो, ठीक है। तो स्टूडेंट आज का जो ये क्लास है वो यहीं पर फिनिश होगा। आई होप कि आपको क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, डेरिवेशन थे, वो सब कुछ समझ में आ चुके होंगे। मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको पूरा समझ में आए, अगर आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर से आपको वीडियो को देखना है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो स्टूडेंट आज की ये क्लास यही फिनिश होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।